चाय के लिए दिन का पहला सायरन अभी नहीं हुआ था, लेकिन मशीनों की खटर-पटर, हथौड़ों की ठक-ठक और इंजनों की घुघुआहट एकाएक धीमी पड़ जाने के कारण उनका ध्यान सहसा मेज पर रखे हुए कागजों से हटकर अपने चारों ओर फैले हुए वातावरण पर चला गया। कारखाने के बीचों बीच मचान की तरह बने हुए कांच की खिड़कियों वाले केबिन में बैठकर उनके लिए हर ओर नजर रखना आसान होता है। दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लेने पर भी कारखाने का शोर केबिन के अंदर पहुंचता रहता है, जिसके वे अब आदी हो चुके हैं। बल्कि ये शोर शराबा उस जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है जिसके थम जाने पर एक अजीब सी मुर्दनी छा जाती है। पहले पहल व्यवस्था संबंधी कागजातों पर विचार करते समय इस शोर के कारण उलझन होती थी, परंतु अब वर्षों के अभ्यास के कारण जैसे ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, पार्श्व संगीत की तरह उत्साहपूर्ण और सहयोगी। कागज पत्रों से सिर उठाकर उन्होंने बाहर की ओर देखा। कुछ कारीगर अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे मैदान की ओर चले आ रहे थे। कुछ लोग अब तक आकर दीवार के ऊपर बैठ चुके थे और शेष अपनी मशीनों के पास खड़े हुए हाथ पोंछ रहे थे। वे सब एक ही तरह के मटमैले ढीले ढाले ओवरहॉल में लिपटे हुए थे। किसी भी अजनबी के लिए एक दूसरे को अलग अलग पहचानना कठिन होता, लेकिन उनके लिए अब हर आदमी पूरी तरह परिचित हो चुका था। शक्ल सूरत से ही नहीं, प्रकट अप्रकट व्यवहार से भी। कुछ लोग एकदम निरी भेड़ों की तरह थे जिन्हें कोई भी बहका सकता था। कुछ उद्दंड आवेशपूर्ण और तुनक मिजाज। कुछ लोग तटस्थ और असंपृक्त थे जिन्हें केवल अपने काम से काम रहता था और प्रत्येक हलचल और उथल पुथल के प्रति उनकी मुद्रा उदासीन दर्शक की रहती थी। ऐसे लोगों की संख्या कम थी और इनमें पुराने लोग थे जो जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देख चुके थे और अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जिसे आप प्रायः वीतराग कह सकते हैं, क्योंकि अपने हितों के साथ साथ पुराने मूल्यों के प्रति अभी वे पूरी तरह तटस्थ नहीं थे। धीरे धीरे मशीनों और औजारों का पार्श्व संगीत पूरी तरह बंद हो गया। ठक ठक की कोई एकाकी आवाज बीच बीच में उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। यह शायद किसी ऐसे कारीगर की हथौड़ी की आवाज थी जो एकाग्र भाव से अपने काम को पूरा करने की धुन में लगा हुआ था। यह सूनापन उनके लिए आजकल एक बार की भयावह हो गया था। मटमैली आकृतियां अब एकत्रित हो गई थी और उनके झुंड के झुंड अलग अलग स्थानों पर बैठे, खड़े या जमीन पर पसरे दिखाई दे रहे थे। वर्षों पहले देखी हुई हिचकॉक की एक अंग्रेजी फिल्म सहसा उनके दिमाग में कौंध गई। बर्ड्स, चिड़िया, शायद यही नाम था उस फिल्म का। किसी निर्जन टापू पर एक मकान से घिरे हुए कुछ लोग और मकान के बाहर रेलिंग पर असंख्य असंख्य निरी सी दिखाई देने वाली चिड़िया। फिर वे फुदक फुदक कर मकान के निकट आने लगती हैं और अचानक ही आक्रामक हो उठती हैं और उन्होंने मकान को चारों ओर से घेर लिया है। वे चिड़िया कार की छत पर, हुड पर और खिड़कियों पर जमा हो गई हैं। इतना ही नहीं, बंद दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदान के शीशों पर अपनी चोंचों से बार बार प्रहार कर रही हैं। कुछ चिड़िया चिमनी की राह मकान में घुसने का प्रयत्न कर रही हैं। बार बार चोंच की ठोकर खाकर कुछ शीशे टूट गए हैं और चिड़ियों का एक रेला शत विक्षत होकर कमरों में घुस गया है।
हजारों हजार चिड़िया घर के अंदर घर के बाहर फड़फड़ा रही हैं और लोग अपनी सुरक्षा के लिए बेतहाशा भाग रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में, इधर से उधर, मेजों और चारपाइयों के नीचे, लेकिन कहीं मुक्ति नहीं। वे लोग बाहर चाय पी रहे हैं, किसी ऊंचे पत्थर या लकड़ी पर टिके हुए, जमीन पर पैर फैलाकर बैठे हुए, एक दूसरे के कंधे पर टिके हुए। कोई बीड़ी या सिगरेट फूंक रहा है उन्मुक्त जमीन पर लेटकर। उन्हें लगा कि वे उनके चैम्बर की ओर घूर रहे हैं या कि उनकी चर्चा का केंद्र वही है। चाय का समय समाप्त हो जाने पर अलसा कर वे लोग उठेंगे और झुंड बनाकर धीरे धीरे अपने काम पर लौटेंगे। उन्हें आशंका लगी रहती थी कि न जाने वे लोग ऐसे ही समय कोई नई योजना बना लें और एक एक कर वो भीड़ उनके चैम्बर के गिर्द जमा हो जाए। फिर वही सिलसिला शुरू होगा। दरवाजे पर ठक ठक के साथ उनमें से कुछ प्रमुख लोग अंदर आने की अनुमति लेने की दिखावटी औपचारिकता पूरी करेंगे और फिर कोई नई समस्या उनके सामने रख दी जाएगी। जैसे शतरंज की चाल चलते हुए अपनी गोट धीरे से आगे या दाएं बाएं सरका दी जाती है, खूब सोच समझकर, ताकि आप जो भी चाल चलें आपको मात ही मिले। बाहर उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए झुंड से उठती हुई अजीबो गरीब आवाजें और जहरीला गुबार। ऐसे मौकों पर उनका मन होता था कि जोर से चीखें कि आखिर तुम चाहते क्या हो, या कि बहुत हो चुका, अब मेरी जान बख्शो। लेकिन यह उनकी गरिमा और पद के अनुरूप न होता। यह सिलसिला इधर कई दिनों से चल रहा था। मैनेजमेंट की बैठक में टी ब्रेक को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी थी। सुबह शाम दोनों समय 15-20 मिनट के लिए एकाएक काम ठप हो जाना सभी को अखरता था। यह ऐसा सिलसिला बन गया था कि चाय के शौकीन ही नहीं, दूसरे लोग भी अपना काम छोड़कर इस समय घूमने फिरने लगते थे। कर्मचारियों की दलील थी कि कैंटीन में 100-300 आदमियों को क्रमवार चाय लेने में इतना समय लगना स्वाभाविक ही है। लंबे वाद विवाद के बाद एक सुझाव आया था कि 2-3 ट्रॉलियों द्वारा अलग अलग शॉप में चाय भेजी जाए, ताकि लोग अपने अपने ठिकानों पर रहते हुए ही चाय ले सकें। सुझाव बुरा नहीं था, सभी ओर से मान्य हो गया। फिर ट्रॉलियां बनाई गईं। कैंटीन में 2-1 नए छोकरों की भर्ती हुई। एक दिन ठीक समय पर चाय पकौड़ा लेकर ट्रॉलियां शॉप में फिरने लगी। यह परिवर्तन सुविधाजनक होने पर भी लोगों को बहुत रुचिकर न लगा। शायद इसका कारण उस यांत्रिक वातावरण में कुछ देर की वो सामाजिकता थी जो अब तक अनायासी लोगों को प्राप्त हो जाती थी। लोग अपनी अपनी चाय लेकर चार दीवारी के पास सूनी नाली की मुडेर पर जुटने लगे और वही चाय पानी का अड्डा बन गया। 2-4 दिन के बाद चीफ साहब संयोगवश चाय के समय ही किसी काम से कारखाने में आए थे। जिस योजना को लेकर नई ट्रॉलियां बनाई गई थी, नए छोकरे भर्ती किए गए थे, उसे पूरी तरह कार्यान्वित न होते देख चीफ साहब ने असंतोष व्यक्त किया था और मातहत अधिकारियों की ओर से तत्काल स्थिति में सुधार लाने का आश्वासन दे दिया गया था। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठकर चाय पिया करें, उन्होंने दूसरे दिन सुझाव के रूप में लोगों को सलाह दी थी। ठीक है साहब, बहुत अच्छा सरकार, के साथ लोग पूर्ववत अपनी अपनी चाय घूटने लगे रहे। दूसरे दिन फिर ट्रॉलियां शॉप में आई। लोगों ने चाय ली और उनके कदम बाहर की ओर मुड़ गए। फिर वही सुझाव और वैसी ही सहज सहमति का लेन देन हो गया। तीसरे दिन भी यही क्रम रहा। चौथे दिन शायद उनका पारा पहले से ही कुछ गर्म था या चीफ साहब के आने की आशंका थी। उन्होंने केबिन से उतर कर आते ही चाय पीते लोगों को संबोधित कर झल्ला कर कहा, आप लोगों से 1000 बार कहा है कि अपनी जगह बैठकर चाय पिएं, फिर यहीं आकर जुट जाते हैं। उनके तेवर देखकर लोग सहम कर या अदब के कारण चुप रह गए। जिन्होंने अपनी चाय खत्म कर ली वे उठकर जाने का उपक्रम करने लगे।
शायद बात यहीं खत्म हो जाती और दूसरे दिन से लोग अपने काम की जगह पर ही चाय पी लेते। परंतु उसी समय एक अप्रिय घटना हो गई। चलो चलो उठो, अपनी अपनी जगह पर चलो, उन्होंने झुंझलाहट और आदेश के स्वर में कहा। कारीगरों की ओर से इस बात का मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। कुछ लोग सचमुच उठकर भी चल दिए, लेकिन कुछ लोग जिनकी चाय अभी शेष नहीं हुई थी और इस व्यवहार से असंतुष्ट लग रहे थे, पूर्ववत बैठे रहे। एक मुंह लगा कारीगर जो मौके बेमौके अपनी राय देने के लिए बदनाम था, चापलूसी के अंदाज में बोल पड़ा, यहां खुले में चाय पीना अच्छा लगता है साहब। हास्यास्पद व्यक्तित्व वाले उस कारीगर के कारण ही शायद ये चूक हो गई थी। अपना विवेक भूलकर उन्होंने तपाक से जड़ दिया, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें नाली में रहना ही अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी भूल थी। उनके दिमाग में ही सूखी नाली की एक यथार्थ स्थिति रही हो, पर बात मुहावरे में पड़कर गलत हो गई थी और लोगों के मन में लग गई। इसी बात को लेकर लोगों में असंतोष फैल गया था और धीरे धीरे बात का बतंगड़ बनने लगा। अब उनके स्वाभिमान पर चोट करने की बारी दूसरे पक्ष की थी। उनको पास से गुजरता देखकर एक कारीगर ने भारी लिवर को खींचते हुए आवाज कसी, बहनचोद सा जाम हो गया साला। वो किसी शॉप का निरीक्षण करके लौटते तो पीठ पीछे कुछ विचित्र स्वर सुनाई देते और पलट कर देखने पर लगता कि सभी सहज भाव से अपने काम पर जुटे हुए हैं। पहले तो मशीन ब्रेकडाउन मिस्त्रियों के स्तर पर ही हल हो जाते थे, अब उनकी रिपोर्ट उन तक पहुंचने लगी थी। चाय की ट्रॉलियां यद्यपि अब भी हर शॉप में घूमती थीं, पर चाय अंदर या बाहर पीने की समस्या गौड़ हो गई थी। कल शाम एकाएक उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि चाय वाली घटना एक निमित्त मात्र थी। उससे भी कहीं महत्वपूर्ण घटनाएं वे थी जिनके बारे में वे अभी तक अनजान बने हुए थे। कैंटीन के लंच रूम में दीवार से लगा हुआ केमिकल स्टोर था जो अक्सर बंद रहता था। स्टोर कीपर से ताला खुलवाकर वे किसी केमिकल की तलाश में अंदर घूम रहे थे कि दीवार के उस पार लंच रूम में बेखबर बैठे कुछ लोगों का स्वर उन्हें सुनाई पड़ा। बहुत हरामी है भैया, अपना काम निकालना हो तो बेटा बेटा भैया भैया कहेगा, और काम निकाल लिया तो बस फ्री, कोई चीन पहचाने न रखेगा। कारीगर की कोई इज्जत नहीं है इसके लिए, उल्टा सीधा कैसा होए बस काम चलाऊ हो जाना चाहिए। दिन भर बस हाव हाव, प्रोडक्शन बढ़ाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ। खिलावन राम इतने माने हुए कारीगर रहे, उनकी भी बेइज्जती कर दी। ढीले हो सुस्त हो, काम हाथ से किया हो तो आदमी काम की कद्र समझे, कारीगर की इज्जत समझे। शीश महल में पैदा होकर शीश महल में बैठे बैठे ऑर्डर देने वाले के लिए तो जैसे राम खिलावन मिस्त्री वैसे बैजू भगत। अमा बड़ा शातिर है, दो की दोस्ती नहीं देख सकता। सुपरवाइजर सक्सेना और सिंह साहब की उतनी दोस्ती थी, लेकिन इसने इसके पुट्ठे पर हाथ रखकर उसको, उसके पुट्ठे पर हाथ रखकर इसको ऐसा डाउन किया कि दोनों जानी दुश्मन हो गए। कहो तो एक दिन बना दी जाए इसकी एक्सीडेंट रिपोर्ट। यह कारखाने के बुली की आवाज थी जो किसी भी स्तर तक जा सकता था। सहसा उनके मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई। अपनी हिफाजत के लिए कुछ पास में होना चाहिए, उन्होंने सोचा। केमिकल का नमूना लेकर वो बाहर आ गए। दरवाजे के पास ही स्टोर कीपर बैठा अपना बिन कार्ड भर रहा था। सामान्य रूप से वो कार्य व्यस्त होने पर भी अधिकारियों के आने पर अपनी कुर्सी से उठ जाता था, पर इस समय वो अनजाने ही बैठा रह गया। एक नजर स्टोर कीपर की ओर डालकर वे चल दिए। शायद इस बार उन्हें भी इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ था। केबिन के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने नीचे देखा। मशीनें इस समय अपनी जगह खड़ी थीं,
स्थिर और निश्चल। उन्हें चलाने वाले बाहर बैठे थे और वे निष्क्रिय थीं। मशीनों की अपनी एक सीमा होती है, प्रत्येक मशीन के ढांचे और उनके खाते में अंकित, जिसे लांघने का खतरा हो सकता है। लेकिन मशीन चालकों की कोई सीमाएं नहीं हैं, न इधर की न उधर की। उन्होंने सोचा, इनकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लंच रूम में बैठे हुए उस आदमी ने गलत नहीं कहा था। इन्होंने आड़े वक्त पर बेटा भैया के नाम पर ही उन्हें जो कर दिखाया है, वो क्या साधारण क्षमता की बात है? उनका मन हुआ कि इस तरह केबिन में घुटने की बजाय उन लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाएं और कहें, देखो, एक बात मेरे मुंह से निकल गई थी, मैं उसके लिए अपनी गलती महसूस करता हूं। लो, अब हाथ मिलाओ। चलो केशर सिंह, राम प्यारे, भरोसे लाल, आओ। खिलावन मिस्त्री, तुम भी आओ, हाथ मिलाओ। रेलिंग पर झुके झुके वो कल्पना करने लगे कि एक एक कर 10 सैकड़ों हाथ उनकी ओर गर्मजोशी से बढ़ रहे हैं। एक टूटे रिश्ते को जोड़ते हुए छोटे बड़े खुरदरे हाथ, एक ईमानदार दोस्ती की दावत देते हुए बेडौल हाथ, बीती बातों की कालिख को पोंछते हुए आत्मीयता और विश्वास का संधि पत्र देते हुए गर्म हाथ। वो कल्पना करने लगे कि सबसे हाथ मिला चुकने पर वो उनसे 2-4 मिनट और रुकने का आग्रह करेंगे और लंच रूम की वार्ता का जिक्र कर वहां बतियाने वालों को एक एक कर संबोधित कर उनकी गलत फहमियां दूर करेंगे। सुनो ब्रजलाल, तुम सोचते हो शीश महल में ही पैदा हुआ था। यह तुम्हारी भूल है। मेरा बाप भी तरखान था, अपने गांव जवार का माना हुआ तरखान। 50-50 कोस दूर से लोग उससे काम करवाने आते थे। मेरे माथे का निशान देख रहे हो? रंदा लगाते हुए बाल भर चूल रह गई थी। एक काम में बाप ने हथौड़ी दे मारी थी। मैं भी कारीगर और कारीगरी की कद्र करता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं, मुझे भी तकादे झेलने पड़ते हैं। सुनो भाई चमनलाल, सुपरवाइजर सक्सेना साहब और सिंह साहब का पूरा किस्सा तुम्हें मालूम नहीं है। सिंह उसका लिहाज करता था, इज्जत नहीं। और गलत आदमी का लिहाज करना भी मैं समझता हूं बुजदिली है। उनकी दोस्ती कभी नहीं रही। सिंह साहब की शराफत का सक्सेना गलत फायदा उठाते थे। उन्होंने कल्पना की कि सबको आश्वस्त कर, सबका विश्वास प्राप्त कर वे फिर उस बुली को सबके सामने लताड़ेंगे। ए मिस्टर, तुम अपने आप को एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने बहुत माहिर समझते हो। यहां जितने लोग खड़े हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तुमने कभी न कभी धोखा दिया होगा। कितने लोग हैं जिनसे तुमने इस उस फंड से पैसा निकलवाने के लिए बाबू लोगों के साथ मिलकर घूस नहीं लिया, उधार लेकर हजम नहीं किया? ये सब लोग मेरे दोस्त हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें आज निकाल सकता हूं नौकरी से, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों पर रहम आता। रेलिंग पर झुके झुके उन्होंने सुना टी ब्रेक की समाप्ति का सायरन हो रहा था और लोग अलसाए हुए से उठने की तैयारी कर रहे थे। रेलिंग पर से हाथ हटाकर वो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की ओर मुड़े। फिर ठिठक कर उन्होंने खड़े खड़े नीचे की ओर देखा और व्यर्थ ही तिरछे जीने की सीढ़ियों को मन ही मन गिनने लगे। सीढ़ियों की गिनती पूरी कर चुकने पर उन्होंने फिर एक बार शॉप की ओर देखा और एकाएक किसी अनजानी व्यस्तता में केबिन के अंदर चले गए। धन्यवाद।